हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद चल रहा है वर्तमान में, जिसका असर ना सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन पे है बल्कि पूरे यूरोप पे, पूरे विश्व पे उसका सीधा सीधा असर देखा जा सकता है। तो हम आज यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और स्टेट पीसीएस राजस्थान एमपी यूपी पीसीएस के लिए जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, और जो एक आम आदमी जो देश का सामान्य नागरिक है, उसके हिसाब से हम आज करंट अफेयर के अंतर्गत इजराइल फिलिस्तीन के टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, खासकर यूपीएससी वालों के लिए, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीएससी के अंदर जो जीएस फर्स्ट का सिलेबस है, उसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है, सेकंड के अंदर आईआर दिया हुआ है, थर्ड के अंदर इकोनॉमी का टॉपिक दिया हुआ है, और जीएस फोर के अंदर केस स्टडी आती है, और ऐसे भी आता है। ऐसे के अंदर आपको पता ही होगा कि जो दैनिक मतलब कि मुद्दे चलते रहते हैं करंट अफेयर, उससे रिलेटेड कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और यूपीएससी की प्री में तो इजराइल फिलिस्तीन पे टू नेशन थ्योरी पे क्वेश्चन आया ही है। मतलब हमेशा ये यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, हर स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट एक चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा आखिर है क्या। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अब मैं बता देता हूँ कि 7 अक्टूबर को, इसी 7 अक्टूबर को, मतलब फिलिस्तीन का एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ देशों ने उसको उग्रवादी संगठन के रूप में नाम दिया है, किसी को उसने लिबरेशन के रूप में दिया है। तो उस संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला किया है। उसके बाद वापस ये चीज़ें सुर्खियों में आ गई, और जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों की वहाँ पे मौत भी हो गई। और इजराइल ने इसको एक युद्ध की घोषणा के रूप में घोषित किया है कि ये युद्ध है, इसलिए उसका लोगों को, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, और उसका सीधा सीधा असर देखा जा सकता है। तो हम इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, जो अभी वर्तमान में, तो ये 7 अक्टूबर को शुरू हुआ है, पर हम सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं कि ये स्टार्टिंग आखिर हुआ क्या, इसकी नींव कैसे पड़ी, विवाद होने का मूल कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसका मूल कारण क्या है। देखो दोस्तों, जब स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट विश्व युद्ध से हम बात स्टार्ट करते हैं, उस समय तक इजराइल नाम का कोई भी देश नहीं था। और दूसरा, इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं वो यहूदी धर्म को मानने वाले हैं। जैसे कोई हिंदू धर्म को मानने वाला हो सकता है, कोई मुसलमान इस्लाम धर्म को मानता है, कोई यहूदी धर्म है। पर इजराइल के जो लोग हैं, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास ही मान लो, है नहीं, उससे थोड़ी सी कम है, 80 लाख, 90 लाख, 85 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 करोड़। जैसे दिल्ली की 3 करोड़ है इंडिया के अंदर, उससे मान लो कि बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत छोटा सा देश है। तो इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, और यहूदियों का ही कोई देश नहीं था। तो जैसे ही पहला विश्व युद्ध जब देश के अंदर, मतलब विश्व के अंदर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने, यहूदी लोगों ने, पूरे विश्व के यहूदियों से अपील की और यहूदीवाद का नारा दिया। उसके अंतर्गत कहा गया कि सारे भी यहूदी जो भी पूरे विश्व में कहीं भी बसे हुए हैं, वो धीरे धीरे अपने इजराइल की, मतलब फिलिस्तीन में बसना शुरू कर दे। पर उस अपील को बेलफोर डिक्लेरेशन भी बोला जा सकता है, बेलफोर घोषणा के अंतर्गत ये बातें लिखी गई थी। किंतु फिर थोड़े थोड़े कोई इक्का दुक्का लोगों ने, यहूदियों ने वहां के अंदर बस्तियां बसाई, जिससे कि ज्यादा डेमोग्राफी फिलिस्तीन की प्रभावित नहीं हुई। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हुआ, उसका सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसी समय आपने हिटलर का नाम सुना ही होगा। हिटलर एक तानाशाह शासक था, जिसने चुनाव जीता था, चुनाव जीतने के बाद तानाशाही की थी। तो उस तानाशाह शासक ने, जर्मनी का था वो, उसने आर्य नस्ल का सिद्धांत दिया था। मतलब वो खुद आर्य प्रजाति से खुद को मानता था। आर्य प्रजाति को उसने सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे योग्य लोगों को माना था, और उसमें उसने यहूदियों को अयोग्य माना, और गैर आर्य जाति का लोगों को माना अनार्य जाति का। इसलिए उसने यहूदियों का नरसंहार करने के लिए अभियान चलाया, और लगभग ऐसा माना जाता है कि 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। और उसमें से कुछ यहूदी थे जो बाकी दूसरे देशों के अंदर शरण ले ली। जैसे आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो भी उस समय यहूदी ही था, जर्मनी में रहता था। पर हिटलर ने जब ऐसा ये काम किया, तो भाग के काम पे चला गया, अमेरिका के अंदर चला गया। तो फिर धीरे धीरे फिर उस समय भी कुछ यहूदी डर के मारे वहां से भागे जर्मनी से, और वो कहाँ जाके बस गए, फिलिस्तीन के अंदर। पहले विश्व युद्ध के बाद बेल्फोर घोषणा पत्र, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जैसे ही ये चीज हुई, हिटलर की मतलब तानाशाही नीतियों की वजह से बहुत सारे यहूदी फिलिस्तीन के अंदर बस गए। अब इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ, फिलिस्तीन के अंदर जो बहुमत के अंदर
पहले सुन्नी मुसलमान थे, और इन दो घटनाक्रम से क्या हुआ, डेमोग्राफिक बिल्कुल चेंज होगी, और फिलिस्तीन के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो आ गई यहूदियों की, और माइनॉरिटी में कौन चले गए, सुन्नी मुसलमान। और रियलिटी में क्या था, सुन्नी मुसलमान पे मेजोरिटी थे, और यहूदी तो कोई थे ही नहीं, छोटे मोटे एक दो चार पांच कोई बस्ती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी 1945 के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो यूएनओ ने एक प्रपोजल दिया 1947 के अंदर। 1947 के अंदर जो प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल के तहत यूएनओ ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन दो एक देश है, बस उन्होंने देशों को मान्यता दे दी। और मान्यता देते ही वहाँ के अंदर फिलिस्तीन के लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होना स्टार्ट होगी, क्योंकि उनको तो ये मानने थे कि ये लोग तो ऐसे ही आके बस गए, और बसने की वजह से क्या हो गया, ये हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, और ये तो हमारे रिसोर्स थे, और ये रिसोर्स अब यहूदी ले रहे हैं। तो फिर वहीं से पहले दिन से इनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई। ये देखो, ये पूरा, मान लो ये मैप है, ये मैप है इजराइल का, फिलिस्तीन का। ये इतना वेस्ट बैंक है, इतना गाजा पट्टी है, इसके अंदर अभी फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, बाकी सब क्या है, ये सब इजराइल के नाम है। अब वहां पे क्या था, एक जैसी दो देशों को मान्यता दी, वहां पे एक सिटी थी यरूशलेम, जो काफी एक पवित्र होली लैंड है तीन धर्मों के लोगों के लिए, जो अब्राहम परंपरा को मानते हैं, यहूदी धर्म है, इस्लाम के लोग हैं, और ईसाई लोग हैं। इन तीनों के लिए यरूशलेम वहाँ पे एक सिटी है, जो बहुत ही होली लैंड है। जैसे इंडिया के अंदर हिंदू धर्म के लोगों के लिए अयोध्या कह सकते हो आप, सिख धर्म के लोगों के लिए आप अमृतसर कह सकते हो, या मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, वैसे ही होली लैंड थी। तो इस जो सिटी थी, इस सिटी को यूएनओ ने अपने नियंत्रण में रखा, उसको एक स्वतंत्र दर्जा दे दिया, ना उसको इसराइल का हक था, ना फिलिस्तीन का। तो 1947 के अंदर उसको मान्यता दे दी। अब मान्यता देते ही उनके आपस में लड़ाई चलने लगी, इसराइल फिलिस्तीन की। और इसराइल का समर्थन कौन कौन कर रहे थे, मेनली मोटा मोटी तौर पे स्टार्टिंग से लेकर अब तक अमेरिका कर रहा है। और फिलिस्तीन को जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, जिसको अरब लीग का नाम दिया गया, अरब देश थे, वो सभी के सभी स्टार्टिंग से लेके आज तक फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये सारी की सारी जमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों की है, इसके ऊपर एक भी यहूदी नहीं रहना चाहिए, और ये सब जमीन हमारी है। जो आज इसराइल के पास जमीन है, ये सब हमारे हक मार के बैठा है। तो फिर 19 तो पहला युद्ध हुआ 1948-49 में। आपको पता ही 1947 में उसको मान्यता मिल गई, तुरंत युद्ध हो गया। फिर ऐसे ही चलता रहा। तो आपको पता होगा कि मैं बता देता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा था। 1917 में रूस की क्रांति के बाद, जो लेनिन के नेतृत्व में रूस की क्रांति हुई, 1917 से लेकर 1951 तक, जब तक सोवियत संघ का विक्टर नहीं हुआ, मिथाइल गोर्बाचोव उस समय वहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, उस दौरान का जो कालखंड था उसको बोलते हैं हम शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के दौरान एक 1967 का पीरियड ऐसा था, 1967 के अंदर वापस इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हो जाता है। और उसके अंदर ये युद्ध टोटल 6 दिन चला था, इसमें इजराइल जीत गया था, और इजराइल ने फिलिस्तीन की पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया था। पूरी जमीन का मतलब, जो उस समय उनको गाजा पट्टी दी हुई थी, और एक वेस्ट बैंक, मतलब जॉर्डन नदी के पश्चिम नदी पे जो किनारा था, जॉर्डन नदी, वो दिया हुआ था, उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था। और इसका व्यवहारिक मतलब ये था, लगभग फिलिस्तीन का अस्तित्व क्या हो गया था, खत्म हो गया था, और पूरे देश पे कब्जा किसका हो गया था, इजराइल का हो गया था। इससे वापस इनके दोनों के बीच में वापस तनाव बढ़ना शुरू हो गया। फिर ऐसे ही चलते हैं, तो 1970 का दशक होता है। 1970 के दशक के अंदर दो ऐसी घटनाएं होती है, उस घटनाओं की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन का वापस जो विवाद है वापस बढ़ जाता है, और रिश्तों के अंदर कड़वाहट हो जाती है। तो 1970 के दशक में म्यूनिक एक शहर है जर्मनी, वही जर्मनी जहाँ से हिटलर भी बिलोंग करते थे। म्यूनिक शहर के अंदर ओलंपिक में इसराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी, और इस हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल ने, मतलब वहां पे भगा भगा के लोगों को मारा था, और उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा था ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड, रेथ ऑफ गॉड। तो उस समय ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड इजराइल ने जो अभियान स्टार्ट किया था, उससे उन्होंने अपना बदला लिया था, चूंकि जर्मनी के अंदर म्यूनिक शहर के अंदर ओलंपिक के अंदर
इजराइल के 11 खिलाड़ियों को मार दिया गया था। इससे इजराइल और फिलिस्तीन का मतलब रिश्तों का कड़वाहट क्या है, वापस बढ़ गई। फिर ये घटना हुई थी कि उसके थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि फिलिस्तीन के अंदर एक संगठन बना 1964 में, जिसका नाम रखा गया PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक ही मुख्य काम था, हिंसा के माध्यम से फिलिस्तीन की जो ज़मीन है उसको वापस इजराइल से लेना और इजराइल के लोगों को यहाँ से भगाना। उसके लिए वो हिंसा का प्रयोग किया जाता है। उसका नाम था PLO, शॉर्ट में बोला जाता है PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO ने क्या किया, पेरिस तेल अवीव से पेरिस के बीच में एक हवाई जहाज जा रहा था। तेल अवीव एक जगह है इजराइल की, पेरिस फ्रांस में। तो उस हवाई जहाज को हाईजैक कर लिया। हाईजैक करके उस हवाई जहाज को युगांडा के अंदर लाया गया। युगांडा के अंदर वहाँ पे एक तानाशाह का शासन था, ईदी अमीन का, और ईदी अमीन इजराइल के बहुत बड़े कट्टर विरोधी थे। तो उस समय जब इजराइल के नागरिकों को वहाँ पे बंधक बना के लेके जाया गया युगांडा के अंदर ईदी अमीन के वहाँ पे, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कड़वाहट क्या है, वापस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस समय ऐसा लग रहा था कि कोल्ड वार भी बहुत ज़्यादा तीसरे विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। बट उसी समय इजराइल ने वापस अपना बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर बोल्ट। ऑपरेशन थंडर बोल्ट के तहत क्या किया गया, इजराइल की पूरी आर्मी ने, पूरी उसकी एक जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मिलकर युगांडा से इजराइल के सभी नागरिकों को वहां से फ्री किया और अपनी सभी सह सम्मान सुरक्षित बिल्कुल इजराइल के अंदर वापसी कराई। किंतु उस समय सिर्फ एक कमांडर की हत्या हो गई थी। वो कमांडर थे जो वर्तमान के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भाई थे। वो कमांडर थे उस समय इजराइल की आर्मी के, उनकी वहां पे हत्या हो गई थी। और इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे अभियान को इजराइल ने क्या नाम दिया, ऑपरेशन थंडर बोल्ट। अब कोल्ड वार चल रहा था 1947 में, मतलब इजराइल की स्थापना हो चुकी थी। 1948-49 में युद्ध हुआ, 67 में युद्ध हुआ। फिर म्यूनिक के अंदर ओलंपिक में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट हुआ। इससे क्या कड़वाहट बढ़ रही थी, और साथ ही साथ क्या पूरे विश्व जगत की बड़े बड़े लीडरों की, बड़े बड़े देशों की इन दोनों इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद था उसके पूरी निगाह गड़ा हुए थे। उसी दौरान कुछ शांति के भी प्रयास किए गए। तो शांति के प्रयास कोल्ड वार के तहत किए गए। तो सबसे पहले 1978 के अंदर शांति का प्रयास किया गया इजराइल और मिस्र के बीच में। ठीक है, शांति का प्रयास किया गया। मिस्र इस्लामिक देश था, ठीक है, वो पहले से स्टार्टिंग से फिलिस्तीन की वकालत करता आ रहा था, पर यहाँ पे उन्होंने इजराइल को मान्यता दी और उन्होंने शांति के लिए मिस्र ने पहल की, अपील की पूरे मुस्लिम समुदाय से, इंक्लूडिंग फिलिस्तीन को भी। बट ऐसे चलता रहा। फिर 1980 के अंदर क्या हुआ, 1980 के अंदर जो इजराइल था, इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित कर दी यरूशलेम। यरूशलेम वही सिटी जो मैंने कहा था होली लैंड थी, जिसके ऊपर यूएनओ का नियंत्रण था, स्वतंत्र शासन था। जैसे ही इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित की, वापस से क्या हो गया, तनाव बढ़ गया। तनाव बढ़ते ही फिर इजराइल फिलिस्तीन का विवाद सुर्खियों में आ गया। फिर ऐसा चलता रहा। ऐसा चलने के बाद कोई मतलब कभी कड़वाहट बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी, घट रही थी। नेट यही था कि कड़वाहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थथी। फिलिस्तीन का एक ही लक्ष्य था, पूरी जमीन पे मेरा कब्जा होना चाहिए, यहाँ से यहूदियों को भगाया जाए। PLO उसके लिए हिंसा का भी काम कर रहा था। लेकिन 1991 का समय ऐसा था जिस समय पूरे विश्व के अंदर सोवियत संघ का पतन हो चुका था, पूरे विश्व से कोल्ड वार की समाप्ति हो चुकी थी। तो 1993 के अंदर एक शहर है ओस्लो, ओस्लो के अंदर अकॉर्ड होता है। ओस्लो अकॉर्ड में ये समझौता किया जाता है शांति का एक ठोस प्रयास। उसके अंदर इजराइल ये चीज कहता है कि PLO को, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, आपको आपसे जो हमने 1967 के अंदर गाजा पट्टी लिया था, वेस्ट बैंक लिया था, आपको हम ये वापस देते हैं। आप अपना यहाँ पे नियंत्रण रखो और शांति से हम मिलजुल के आगे बढ़ते हैं। जिसको माना जाता है एक ठोस कदम था शांति के रूप में, किंतु व्यवहारिक स्तर पे ये लागू हो नहीं पाया। 1996 के अंदर वापस चुनाव होते हैं इजराइल के अंदर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो आज भी प्राइम मिनिस्टर है। वही 1996 में पहली बार नेतन्याहू साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे इजराइल के। उन्होंने भी ओस्लो अकॉर्ड की बातों को दोहराया। उन्होंने फिलिस्तीन का इस बात पे समर्थन किया कि आप गाजा पट्टी पे अपना नियंत्रण रखो और वेस्ट बैंक पे अपना नियंत्रण रखो। कहने का शांति के प्रयास थे।
फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने क्या किया, तेल अवीव जो मतलब तेल अवीव के अंदर अमेरिका की एम्बेसी थी, उन्होंने वहां से शिफ्ट कहाँ पे कर दी, यरूशलेम के अंदर। यरूशलेम वही होली लैंड था जहाँ पे इस्लाम भी अपनी पवित्र भूमि मानता है, यहूदी भी मानता है, ईसाई भी मानता है। वापिस से तनाव बढ़ गया, फिलिस्तीन ने इसको अपने ऊपर एक मतलब कि अपनी ऊपर एक आक्रमण के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि हमारी जमीन तो लेगी लेगी और हमारे धार्मिक जो स्थान है महत्वपूर्ण, उसके ऊपर भी क्या हमले किए जा रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर अब 7 अप्रैल को ये विवाद बढ़ ही रहा था। जो गाजा पट्टी के अंदर जो मोस्टली नियंत्रण है हमास का, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, और वेस्ट बैंक पे नियंत्रण है पीएलए का या पीएलओ का, या उसको फतेह पार्टी द्वारा मतलब कि शासित किया जा रहा है। तो हाल ही में 7 अक्टूबर को वापस हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर देती है, और वापस से ये इजराइल फिलिस्तीन का विवाद सुर्खियों में आ जाता है, और जिसके अंदर हजारों लोगों की इस समय हत्या हो चुकी है, और इजराइल ने इसको युद्ध के रूप में घोषणा कर दी है। अब बात रही भारत की, तो ये पूरा विश्व क्रम चल रहा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत ने इजराइल फिलिस्तीन को लेके भारत का स्टार्टिंग से क्या क्लियर था। देखो इसके अंदर भारत के अंदर यदि हम देखेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर जब 1947 के अंदर यूएनओ बना, यूएनओ बनने के अंदर हमने जो देश के पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सबसे पहले अरब देशों के अलावा पहला एकमात्र इंडिया देश था जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, यूएनओ के अंदर इजराइल का विरोध किया। ठीक है, उसका मोटा मोटी कारण यही था कि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, कुछ मुसलमान इंडिया में रह गए थे, यहाँ पे रिफ्यूजी का क्राइसिस चल रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे, सांप्रदायिक दंगे दिन प्रतिदिन बातें चल रही थी। तो पंडित जी को ऐसा लगा कहीं पर ऐसा ना हो कि यहाँ पे वापस ये हो जाए कि पंडित जी भी मुसलमानों के खिलाफ है। तो उन्होंने देश की एकता अखंडता को मद्देनजर रखते हुए फिलिस्तीन का वहाँ पे समर्थन किया। फिर 1948 के अंदर रियलिटी तो यही थी कि 1947 में इजराइल देश बन ही चुका था। फिर पंडित जी ने 1948 के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इजराइल को मान्यता दे दी, और हमने मान्यता दे दी थी। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर 1991 तक हमने इजराइल के साथ कोई भी कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए, और पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, आज तक। फिर हमारा 1991 में यूएसएसआर का सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, कोल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। तो भारत ने राष्ट्रीय हितों को तवज्जो देना शुरू किया, ना कि हम विचारधाराओं के चक्रों में उलझे। और फिर हमने पीवी नरसिम्हा राव साहब की देश में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने सबसे पहले इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना स्टार्ट किया, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से लेकर आज तक हमारे कूटनीतिक संबंध स्थापित है। उसके बाद से जैसे वाजपेयी सरकार की गवर्नमेंट हो, सरदार मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट या मोदी जी की सरकार, सभी ने हमने राष्ट्रीय हितों को तवज्जो दी है। हमने हमेशा बैलेंस अप्रोच निकाली है। हमने फिलिस्तीन की भी एकता अखंडता मानवाधिकारों की वकालत की है, और हमने इजराइल का भी हमने हमेशा समर्थन किया है। ठीक है, किंतु कभी कभी ऐसा लगता है जब कांग्रेस को रूल करने वाली सरकार आती है तो लगता है कि उनका थोड़ा सा झुकाव फिलिस्तीन की तरफ है, और जो इंडिया में भाजपा की सरकार आती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, इनका थोड़ा थोड़ा कभी कभी झुकाव ऐसा प्रतीत होता है कि इनका इजराइल की तरफ झुकाव है। तो बाकी हमारा मेन है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित में हम डी लिंकिंग पॉलिसी अपनाते हैं। डी लिंकिंग का सीधा सा मतलब है राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हमारे लिए इजराइल महत्वपूर्ण है तो हम इजराइल को तवज्जो देते हैं, फिलिस्तीन है तो फिलिस्तीन है। जैसे आज तक कश्मीर का जब भी मुद्दा है, देश के अंदर 1971 का युद्ध हो, 62 में चाइना के साथ युद्ध हो, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, 47-47 में पाकिस्तान के कबीलाई का आक्रमण हो पाकिस्तान के द्वारा, 99 में वाजपेयी सरकार के टाइम में हमारा पाकिस्तान का फिर हमला हो, हमेशा इजराइल ने हमारी समर्थन किया, हमेशा। कश्मीर में हमेशा भारत का पक्ष उन्होंने रखा है कश्मीर के मुद्दे पे, इसलिए इजराइल भी हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण है। यरूशलेम आपको मैंने बता दिया, तीनों देशों के लिए, तीनों धर्म के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है या ईसाई धर्म है, तीनों के लिए, तीनों देशों के लिए एक होली लैंड है। और मुसलमानों की वहाँ पे एक बहुत ही पवित्र मस्जिद जिसको बोलते हैं अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मस्जिद वहाँ पे है। और ईसाई भी हम अपने धर्म की जन्मस्थली को वहाँ पे देखते हैं, और यहूदी अपने धर्म का विकास वहाँ पे यरूशलेम के रूप में देखते हैं। मोटा मोटी यही था कि 1947 से लेके
1947 से लेके 2023 तक भारत का स्टैंड जवाहरलाल नेहरू से लेके 1991 तक प्रो फिलिस्तीन था। फिर कोल्ड वार की समाप्ति होगी, पीवी नरसिंह राव जी ने कूटनीतिक संबंध किए, तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय तौर पे बैलेंस अप्रोच में चलते हैं। हाँ, कभी कभी भाजपा की सरकार आती है तो इजराइल की तरफ झुकी नजर आती है, और कांग्रेस शासन सरकार आती है तो फिलिस्तीन की तरफ। बाकी हम हमेशा डीलिंकिंग पॉलिसी को अपना रहे हैं, फिलिस्तीन की भी एकता अखंडता को समर्थन दे रहे हैं, शांति की अपील कर रहे हैं, और इजराइल से भी हम शांति की अपील कर रहे हैं। और बाकी इसका असर आपको आने वाले समय में, इसका और ज़्यादा क्या असर पड़ता है वो तो देखो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और इस समय हमारी पूरे विश्व की यही एक उम्मीद है, पूरा विश्व इस उम्मीद से ही नज़र लगाए बैठा है कि ये शांति से तुरंत इनके दोनों में युद्ध खत्म हो और इनका कोई एक सॉल्यूशन बढ़िया से निकले, ताकि रोज़ रोज़ यहाँ पे लड़ाई होती है, लोग निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, पूरे विश्व में इकोनॉमी पे मतलब मंदे के संकेत आते हैं। तो अभी आपने देखा होगा थोड़े समय पहले रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, उससे पहले अर्मेनिया अजरबैजान का था, अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया था, फिर कोविड आ गया था। तो पूरे विश्व के अंदर का इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा डाउन फॉल की तरफ आपको दिखेगी, वापस से फिर ये युद्ध आ गया तो इससे दिक्कत होती है पूरे मानव समुदाय में। तो भारत ने भी दोनों देशों से शांति की अपील की है, दोनों के प्रति एक डीलिंकिंग, एक न्यूट्रल रवैया अपनाया तटस्थ होके, और दोनों से शांति और दोनों का विभाजन जो यूएनओ ने प्रपोजल दिया है, कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार का ये स्टैंड है कि दोनों देश उसको माने। और यदि यूपीएससी के अंदर इसका क्वेश्चन की बात है, यूपीएससी के अंदर ये जीएस पेपर फर्स्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, जीएस 2 में आईआर में भी इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 में यदि इसका इकोनॉमी पे पूरे वैश्विक स्तर पे क्या इम्पैक्ट होता है इसमें भी है, और इससे रिफ्यूजी का क्राइसिस आता है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो भी जीएस 3 में इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय बाय।